अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और आज हम बात करेंगे 3 इंतहाई दिलचस्प खबरों पर। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और जहाँ सियासी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ माशी हवाले से भी बहुत ख़बरें आ रही हैं। उनमें से काफ़ी ख़बरें अच्छी भी हैं, लेकिन माहौलियाती हवाले से भी बहुत कुछ हो रहा है और अफ़सोस की बात यह है कि माहौलियाती हवाले से ज़्यादातर ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पे आज हमारे 3 मौज़ूआत हैं। एक तो जनाब अडयाला जेल में इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उनकी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई है। इस पर हम आपको बताएंगे कि वो मुलाकात कैसे हुई और उसमें क्या हुआ और ये मुलाकात किस जो है किन अवामिल के तहत हुई है। उसके बाद हम एक बात करेंगे एक इंतहाई अहम मामले के बारे में जो इस वक्त इस्लामाबाद को दरपेश है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल-हुकूमत है, उसको दरपेश है और वो है यहाँ से जंगलात का बड़े पैमाने पर कटाव, बहुत ही बड़े पैमाने पर। ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है, इस पर हम तफ़सीली बात करेंगे और फिर हम एक अच्छी खबर पर भी बात करेंगे और वो अच्छी खबर है स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी और स्टॉक एक्सचेंज का मुसलसल बढ़ते जाना और हम उसके बढ़ते जाने पर बात करेंगे और उससे आम लोगों के बारे में बात करेंगे कि आम लोगों को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं जना बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात पे। ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ करवाई गई है अडयाला जेल में, अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में। हमें बताया गया है कि ये मुलाकात जो है वो 45 मिनट जारी रही है और इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने मिल के आपस के मामलात पर बात की है और सेर हासिल उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है और उसके बाद 45 मिनट के बाद ये मुलाकात ख़त्म हो गई। हमें ये भी बताया गया कि ये मुलाकात पिछले हफ्ते भी करवाई गई थी और ये जेल उन रेगुलर जेल जो कवानीन हैं उनके तहत हुई है और जो जेल के मामलात होते हैं उसके ज़रिए हुई है। और ये मुलाकात हमें बताया गया कि इसमें होती रहती है, लेकिन इसमें कई दफ़ा रुकावट भी आ चुकी है। हमें जब जेल ज़राए ने बताया कि मुलाकात करवाई गई है तो फिर हमने उनसे पूछा कि ये मुलाकात आखिरी दफ़ा कब हुई थी, तो हमें बताया गया कि ये पिछले हफ्ते करवाई गई थी और ये रूटीन में मुलाकात होती रहती है। तो फिर हमने ये चेक करने के लिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है उसके एक रुकन जनाब खालिद यासिर यूसुफ चौधरी साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि भाई ये मुलाकात क्या रुकी हुई थी और क्या ये उसमें जो एक रुकावट के बाद ये, तो उनका जी रुकी हुई तो नहीं थी, मुलाकातें होती रहती हैं जेल के अंदर, लेकिन ये इससे बाज़ औक़ात रोक दिया जाता है और कई दफ़ा देखने में आया है कि जानबूझकर अथॉरिटीज़ की जानिब से इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो तयशुदा हफ्तावार मुलाकात होती है उसको रोका जाता है। लेकिन कल ये मुलाकात करवा दी गई है और उसमें एक जो है दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनमें को एक थोड़ी-सी आसानी और सहूलत फ़राहम की गई है। इसके बाद जो बुशरा बीबी के वकील हैं उनकी जानिब से कुछ ज़रूरी सामान भी बुशरा बीबी को फ़राहम किया गया है, जिसमें गर्म कपड़े, कंबल, मेवाजात और खजूरें शामिल थीं। ये तो एक तो हल्की-सी छोटी-सी पेशरफ़्त थी, लेकिन इसके साथ कुछ ज़रा बड़ी पेशरफ़्त भी हो रही है। वो भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी पेशरफ़्त नहीं है, लेकिन एक जो मामलात चल रहे हैं उसमें एक अगला कदम है और वो अगला कदम ये है कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थीं, जो इससे पहले हुकूमत की तरफ से भी बातें हुई, पीटीआई की तरफ से तो कभी बात की जाती है, कभी नहीं की जाती। पीटीआई के मुख्तलिफ लोग बात करने वाले हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं, वो मुख्तलिफ बात करते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र अभी रिसेंटली दी गई थी और उस पर एक और जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है, जो फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर हैं पीटीआई के और पीटीआई के सीनियर रहनुमा रहे हैं, उनकी जानिब से, इमरान इस्माइल की जानिब से और महमूद मौलवी साहब जो साबिक एमएनए कराची से पीटीआई के, इन्होंने एक डायलॉग कमेटी बनाई हुई है। आपको याद होगा पहले भी हमने इस पर बात की थी। वो कोट लखपत जेल में जाके उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान जो पीटीआई के उनसे भी मुलाकातें की थी और उनका ये मानना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ज़रूरी है कि बर्फ़ पिघले और दोनों अतराफ से जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएँ और उनके तहत पहले कोट लखपत जेल की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है पीटीआई की, उसको रिहा करवाया जाए या उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो इनके इस एजेंडे के तहत वो कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की हैं, हुकूमती अरकान से भी मुलाकातें की हैं। कुछ फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन अभी उन्होंने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कल से तैयारियाँ चल रही थी इस नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफ़ी जो दूसरे हम ख्याल लोगों उन्होंने शिरकत की है, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, उसमें जमात इस्लामी की लियाकत बलोच थे, शेर अफजल मरवत उसमें शामिल थे, बैरिस्टर
सैफ जो पीटीआई के हैं वो शामिल थे, और शहजाद वसीम, डॉक्टर शहजाद वसीम जो पीटीआई के सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस भी रहे हैं, वो भी शामिल थे। इस इजलास का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा मुतालबा किया गया है कि एक वज़ीर आज़म की मंजूरी से एक कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ डायलाग करे, और उस कमेटी की जो है तश्कील में न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि सदर ममलकत और नवाज़ शरीफ की मुशावरत भी शामिल है, और उनकी मुशावरत से एक वसी बुनियाद कमेटी कायम की जाए जो कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। इस एलामिया में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री भी जल्द अज जल्द करने का मुतालबा किया गया है, जो कि होपफुली लग रहा है कि शायद 12 जनवरी को जो इजलास शुरू हो रहे हैं उसमें हो जाएगी, या कम अज़ कम उस पर पेशरफ ज़रूर हो जाएगी। तो इससे हमने पहले भी आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उस पर कुछ पेशरफ्त है, और उस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो हैं वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि वो हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया है जी कि मीडिया की सेंसरशिप ख़त्म की जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाए। ये काफ़ी वसी और बड़ा मुतालबा है। अब इस पर हुकूमत कितना आगे बढ़ सकती है ये इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और ये मुतालबात पेश किए अपने हम ख्याल लोगों से मिलकर। उस पर एक हुकूमत की तरफ से भी एक इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है जिसके तहत वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए जो बाकायदा हिकमत अमली है उसको उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है, और उन्होंने हिदायत की है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं जनाब अयाज सादिक साहब, उनको खुसूसी टास्क दिया जाए कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। वो वज़ीर आज़म पहले भी इनवाइट कर चुके हैं अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए, स्पीकर अयाज सादिक ख़ुद भी इनवाइट कर चुके हैं, और अब उन्होंने फ़ैसला किया है जी कि जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब पार्लिमानी नुमाइंदे सिर्फ उन्हीं से बात की जाए, मतलब जो असम्बली में और सेनेट में बैठे हुए पीटीआई के लोग हैं उनसे बात की जाए, और उसमें इमरान खान शामिल नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान असम्बली में और सेनेट में नहीं है, वो तो जेल में है, तो लिहाजा हुकूमत का कहना है कि भाई आ जाओ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इमरान खान उन्होंने लेके आना ना उदी गल करना, तो उससे फिर उनसे क्या बातचीत होगी, हमें सबको पता है कि उनका क्या मैंडेट होगा। वो उनमें से तो कोई भी इमरान खान से मिल भी नहीं सकता, और अगर मिले भी तो इमरान खान उन पर कितना एतमाद करते हैं इस पे बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक लॉलीपॉप आया है और मुज़ाकरात पे कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है। नतीजा खेज़ होगी नहीं होगी, कितनी होगी, हमें कुछ आइडिया नहीं है। बाज़ार यही लग रहा है कि नतीजा खेज़ नहीं होगी, क्योंकि कल की अगर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जाए उस पर फिर जनाब सुहेल आफरीदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, उनका रद्द-ए-अमल देखा जाए, शफ़ी जान साहब और दीगर पीटीआई अरकान का रद्द-ए-अमल देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि लग नहीं रहा कि ये मुज़ाकरात की जो बेल है वो मंडे चढ़ेगी, जो कि मुल्क के लिए अफसोसनाक है। और हम सब इस बात के हाँ हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और सुलह सफ़ाई की बातें आगे बढ़नी चाहिए, और इस पे दोनों अतराफ़ से कोशिश होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ़ जो हैं इस पर वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए टेम्परेचर डाउन करने के लिए। लेकिन चलें, हल्का फुल्का कुछ मुज़ाकरात के कहीं से एक कुछ मुस्बत बातें आती हैं तो इनको हम हौसला अफजा समझ लेते हैं। लेकिन एक और बात जिसने इस्लामाबाद में रहने वालों के हौसले बहुत गिरा दिए हैं और इतना परेशान कर दिया है कि आपको शायद इस्लामाबाद, वो इस दुख को इस्लामाबाद के लोग उस तरीके से शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुल्क के दीगर इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का वो एक जो इस्लामाबाद से एक अटैचमेंट थी, जो इस्लामाबाद का एक माहौल था, जो यहाँ पे ग्रीनरी और दरख्तों का, वो वही उसका अंदाज़ा लगा सकता है जो यहाँ पे रह रहा हो। बाहर से लोग आते हैं, कुछ दिन रह के चले जाते हैं, ये उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जो रोज़मर्रा इस्लामाबाद में आने जाने वाला बंदा है उसको आइडिया है कि इस्लामाबाद कितना कीमती है और इसका माहौल उससे ज़्यादा कितना कीमती है और ये मुल्क के दूसरे हिस्सों से कितना मुख्तलिफ है। हम हमेशा से कोई 25-26-27 साल में भी यहाँ इस्लामाबाद में हो गए, तो ये एक फ़ख्र था कि यार इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद ग्रीन शहर है और हर तरफ हरियाली है, हर तरफ सब्ज़ा है। टेम्परेचर इसका सर्दियों में गर्मियों में कम होता था। गर्मियों में जहाँ पिंडी में सख्त लू के थपेड़े चल रहे होते थे और सख्त गर्मी होती थी, इस्लामाबाद में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था और लगता था कि यार इस्लामाबाद वाकई दुनिया के उन अच्छे शहरों में है जहाँ पे माहौल और फ़िज़ा बहुत ही खुशगवार होती है। लेकिन अब ज़्यादा ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का अब भी है असर, लेकिन इतने दरख्त यहाँ से काटे जा चुके हैं, इतने दरख्त यहाँ से काटे जा चुके हैं कि दिल खून के आंसू होता है। अभी इस्लामाबाद में जो मैं आपको बताऊं कि वो तबाही मचाई हुई है और वो इंतज़ामिया ने मचाई है, CDA ने हर तरफ से इसको शहर को गंजा किया जा रहा है।
शकरपड़ियाँ का जंगल अभी पिछले हफ्तों में हमने देखा कि इन्होंने उड़ा के रख दिया, हज़ारों की तादाद में दरख्त काटे हैं और ऐसे बेरहमी से जैसे दुश्मनी हो किसी की इस खित्ते से, इस सरजमीन से, इस शहर से, इस मुल्क से, कि वो आरा फेर दी हर तरफ नाब, जिधर सरसब्ज व शादाब दरख्त है उधर नाब आरा फेर के गंजा कर दिया और रड़ा मैदान बना दिया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। और ये एक दफ़ा पहले भी हुआ था 2005-6 में, जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद को तामीर और तरक्की के लिए कामरान लाशारी साहब को उस वक्त टास्क दिया था। उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत सारी नई सड़कें बनाई थी, 7th एवेन्यू बनाया था, 5th एवेन्यू बनाया था, 9th एवेन्यू बनाया था। तो उस वक्त दरख्त काटे गए थे लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस वक्त भी बहुत एहतजाज हुआ था लेकिन वो उस वक्त इतना वो ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। असर पड़ा ज़रूर था उस वक्त भी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं पड़ा था। अब जब आप फैज़ाबाद से दाखिल होते हैं इस्लामाबाद में, तो ज़ीरो पॉइंट से आगे अतराफ़ में बाएं तरफ देखेंगे तो पूरे का पूरा एक सेक्टर उड़ा दिया गया दरख्तों से। वहाँ पे कोई पार्क बन रहा है, सुना है वो मई की जंग के शोधा की याद में वो पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, पार्क बनाना बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारा फ़ख्र है, बनना चाहिए, हम उसके हक़ में हैं, बड़े से बड़ा पार्क बनना चाहिए, लेकिन दरख्तों को काटे बगैर बनना चाहिए। ऐसा बने कि मतलब दरख्तों के अंदर, जंगल के अंदर आप एक ऐसा पार्क बनाएं कि जो लोग वहाँ जाएँ, देखें, अपने शोधा को याद करें, उनके लिए दुआएँ करें, उनको सैल्यूट करें। लेकिन दरख्तों को क्यों आप कत्ल करें इस नाम पे? दरख्त तो हमारी जो है ज़िंदगी की अलामत है, हमारे सांस लेने की अलामत है, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं उस पर। और सिर्फ यही नहीं, आप शकरपड़िया में लोक विरसा के सामने इतना वसी जंगल होता था, एक ठंडी सड़क हम उसको कहते थे, जो ये I-8 के सामने से जा निकलती थी और जाके उधर अपारा के पास निकलती थी। शदीद गर्मी में आप उस सड़क में घुसते थे और आप मोटरसाइकिल पे हों, आप गाड़ी पे हों, आपको ठंडी हवाएं लगती थी वहाँ से। और उसका सड़क का नाम ही ठंडी सड़क था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके इर्द गिर्द जंगल था। वो जंगल उड़ा के रख दिया गया मुख्तलिफ मकामात से। इतना बेदर्दी से, बेरहमी से इन्होंने दरख्तों को काटा है कि अल्लाह की पनाह, दिल से टीसें उठती हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं इस शहर के साथ। और लेकिन वो किए जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले उन्होंने जो कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे कहा जाता है, इसके अतराफ उन्होंने मेट्रो बस लॉन्च की थी जब पहले PDM के दौर में। उस वक्त जो इधर H8 का कब्रिस्तान है उसके साथ दरख्त उड़ा के इन्होंने एक बहुत बड़ा बसों का डिपो बनाया और वहाँ पे मेट्रो बस का डिपो बनाया। अब कश्मीर उसी श्रीनगर हाईवे के अतराफ इन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का डिपो बनाया, वहाँ पे भी दरख्तों को मलिया मेट करके रख दिया और पूरा एक कंक्रीट का जंगल बना दिया। फिर पार्क रोड से इन्होंने कुछ सड़कें निकाली हैं, वहाँ से दरख्त काट दिए हैं। तो हम ये नहीं कहते कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप उसको देखते हैं कि यार हम दरख्तों को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे हम कर सकते हैं, कम से कम दरख्तों को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस पे CDA का एक मौक़िफ़ भी है, जो उस पर मैं आता हूँ CDA के मौक़िफ़ पे, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बताता चलूँ कि जब 2005-6 में हुआ था तो बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे इस्लामाबाद में। बहुत NGOs, मकामी NGOs, इंटरनेशनल NGOs आई थी, आए रोज़ मुजाहरे होते थे। हम उस वक्त नए नए थे, आए प्रोफेशन में, हम उनको कवर करते थे और बहुत कंसर्न पाया जाता था। अभी सोशल मीडिया पर बहुत इसका एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे एक जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासर साहब, सीनियर साथी, उन्होंने उस पर काफ़ी आवाज़ उठाई है और लोगों ने भी उठाई है, उमर चीमा ने उठाई है और लोगों ने उठाई है। लेकिन जो सोशल मीडिया से हट के बाहर नहीं कोई एहतजाज भी नहीं हो रही। मैं बड़ा परेशान हूँ। 1-2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस पे जो समाजी तबका जो आवाज़ उठाता था वो भी नहीं उठा रहा है। शायद वो जो बहुत ज़्यादा NGOs थी वो USAID के फंड से चलती थी, और अब चूँकि USAID के फंड्स नहीं आ रहे तो मे भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और इसलिए वो मुजाहरे करने से कासिर हैं। लेकिन जिस तरह से मुजाहरे होने चाहिए, जो आवाज़ उठनी चाहिए, जो लोगों को मोबिलाइज होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो ये बड़ी मेरे लिए एक न समझने वाली सूरत हाल है। बहरहाल जी, CDA ने इस पे कुछ तफसीलात जारी की है। उन्होंने कहा जी हमने 29,115 दरख्त काटे हैं और वो इसलिए काटे हैं कि वो पेपर मलबरी के दरख्त है, यानी कि उनकी वजह से जो ये आने वाला मौसम है, अभी जनवरी से शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, इसके सांस की शिकायत आती है, तो वो पेपर मलबरी के दरख्तों की वजह से होती है। तो वो कहते हैं जी वो जो है हमने जो एलर्जी है उसको रोकने के लिए वो किया है, तो उसके बदले में हम एक के बजाय 3 दरख्त लगाएंगे। लेकिन अभी तो हमें कोई दरख्त नहीं लगा रहा, नज़र आ रहा। उनका जी इसके बदले अब तक 40,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। हमें कोई एक बिल्कुल एक हरा भरा मैदान, जंगल, घने सब्ज दरख्त, उनको आप काट के आप छोटे पौधे लगाएंगे, पता नहीं कब जाके बढ़ेंगे और उनमें से कितने बचेंगे, उनकी हिफाजत आप कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रही है। अब तो शहर जो है बिल्कुल वो हुआ पड़ा है। फिर एक और जो यहाँ से एक और फैशन चल पड़ा है यहाँ पे कि जो सड़कों के किनारे आप अच्छे खासे सरसब्ज दरख्त
उनको काट देते हैं और उनके बदले में आप पाम ट्रीज़ लगा देते हैं। अब पाम ट्रीज़ एक तो बड़े महंगे यकीनन मिलते होंगे इनको, खूबसूरत ऑफ कोर्स वो होते हैं, पाम ट्रीज़ काफ़ी खूबसूरत होते हैं और सड़क किनारे, चौकों में, चौराहों में लगे हुए वो खूबसूरत लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो साया नहीं देते, वो उस तरह से माहौल को जो उसमें अच्छा इजाफा नहीं कर सकते, सांस को अच्छी फ़ज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वो दरख्त घने नहीं होते, उनके पत्ते नहीं होते, वो तो ऊपर अमूदी एक शक्ल में बढ़ने वाले दरख्त होते हैं और उनकी कुछ शाखें होती हैं, तो वो जो है खूबसूरत ऑफ कोर्स वो लगते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन उसका माहौल पर जो असर है वो बहुत कम पड़ता है। खूबसूरती पर ज़रूर पड़ता है, माहौल पर नहीं पड़ता। तो ये जो सीडीए है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इसमें बड़ी जो है वो मेरा ख्याल है गैर इंसानी सलूक कर रही है और इस शहर के लोगों से बहुत ज़्यादती कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जो मौसम नकवी साहब हैं, जो ताकतवर हल्कों के फेवरेट हैं, उनके फेवरेट आगे एक रंधावा साहब जो इस वक्त चेयरमैन सीडीए हैं वो हैं, और वो रंधावा साहब जो हैं वो उन फेवरेट हलकों के भी जो उन हलकों के भी वो भी फेवरेट हैं जिनके मौसम नकवी फेवरेट हैं। और बल्कि लोग तो कहते हैं जी कि वो अपनी जेब में 3-4 जनरल डाल के फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपकी जेब में 3-4 जनरल हैं तो आप शहर को सत्यानाश कर दें और दरख्त उड़ा दें। इस पर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हम सबको भी एहतजाज करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को एहतजाज करना चाहिए और इसके ऊपर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और इसको ऊपर फील्ड मार्शल को एक्शन लेना चाहिए कि भाई इसके शहर के साथ आपने किया क्या है। आप ठीक है, आपके डेवलपमेंट प्लान हैं, आपने लेकिन अल्टरनेट तो पहले दें, आप पहले उतने दरख्त लगाएं और फिर उनको काटें। ये भी तो एक तरीका हो सकता था कि आप अगर आपके फ़र्ज़ करो 29,000 दरख्त आप समझते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हैं, तो आप पहले 50,000 दरख्त नहीं लगाएं, उनके सब्जे में इजाफा करें, उसको ओवर पावर कर रहे थे उन दरख्तों को और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको काटते जाएं। ये तो कोई तरीका नहीं कि पहले उनको उड़ा दो और फिर वो लगाओ। और इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों पे आप सब्ज़ा लगा सकते हैं, कर सकते हैं अभी भी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं इस पर बहुत बात करना चाह रहा हूँ लेकिन आज के लिए इतना ही। अब अगर मैंने इतनी मायूसी की बात कर दी है तो मैं आपको एक अच्छी खबर भी दे देता हूँ और सुना देता हूँ, ताकि ज़ाहिर हमने इस मुल्क में रहना है, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमें इससे इश्क है। तो इसके साथ जब बुरा होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। हम वो लोग नहीं हैं जो यहाँ से दौड़ के चले जाएंगे या बाहर जाके पनाह लेंगे या अपने बाहर अजाइलम लेने के लिए इस मुल्क को गालियाँ देंगे। हमने यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफन होना है हमने। तो इसके दर्द है हमारे दिल में। तो इसके साथ जब बुरा होता है तो हम रोते हैं और जब अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। तो उनमें से एक अच्छी खबर है वो भी आपके साथ शेयर इसीलिए करनी है कि ताकि आपका भी दिल भी थोड़ा सा बेहतर हो। जहाँ इतनी बुरी खबरें आ रही हैं, एक अच्छी खबर देख के थोड़ा सा आप भी बेहतर फील करें और कोशिश करें कि इससे आप भी फ़ायदा उठाएं। वो अच्छी खबर ये है जी कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की मुसलसल ऊपर जा रही है और आज कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज का जो उसका 100 इंडेक्स होता है उसने वो बंद हुआ है जी 1,86,518.71 पॉइंट्स पर, जो कि तारीखी है। इससे पहले कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस लेवल पर नहीं गई और जब से जनवरी शुरू हुआ है वो ये मुसलसल ऊपर जा रही है। आज इसने 1,456.61 पॉइंट्स जो है या 0.79% जो है वो गेन की है, उसमें इजाफा हुआ है और इसने अच्छा काम किया है। तो जनवरी जब से शुरू हुआ है ये 12,464 पॉइंट्स जो अब तक ये स्टॉक एक्सचेंज हमारी ले चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये अभी आगे भी जाएगी। इसकी कुछ वजूहत हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं। ज़ाहिर है हुकूमती पॉलिसी है जो कि अच्छी बात है, जहाँ हुकूमत अच्छा काम करेगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बना रही है, ना कि ऐसे कारोबार या ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट्स को फ़रोग दे। इस माजी में हम लोग प्रॉपर्टी में करते आए हैं कि प्रॉपर्टी खरीद खरीद के लोगों ने प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ऊपर चढ़ा दी कि हम जैसे आम आदमी की तो बस में ही कोई नई मकान खरीदना या कमरा खरीदना या प्लाट खरीदना रहा ही नहीं है। कोई नहीं खरीद सकते हम, ठीक है। जब भी हो तो लाखों करोड़ों की बातें होती हैं, वो लाखों भी शायद कम है, करोड़ कम से कम 1 करोड़ रुपए दरकार होता है। तो वो जो है वो खामखा उनकी उसकी कीमतें बढ़ गई। तो वहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट की उसकी इन्वेस्टमेंट भी उधर जामद होगी। तो उसके बदले में हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट किया और स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी पॉलिसी लेके आई है, सरमाया लेके आए हैं कि अब वो ऊपर जा रही है, बढ़ रही है और इसमें जो आम लोग भी पैसे लगा रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें एक वजह तो हमें ये बताई जा रही है अभी जो इतना बड़ी बुलंदी पे चली गई है स्टॉक मार्केट, वो ये है कि आइंदे आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास होने वाला है जिसमें वो शरह सूद का तयन करेंगे। ये हर कुछ अरसे बाद होता है ये शरह सूद का तयन, तो अभी ये होने वाला है और ख़बरें ये हैं कि वो कम हो जाएगा
और वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है कि कारोबारी तबके के लिए कि ये गालिबन एक अच्छी खबर है। और वो इसलिए इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं कि ताकि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें वो उससे उठा लें। और उसके बाद भी ये तवक्को की जा रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की अगले कुछ अरसे तक ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक माहौल बन गया सरमायाकारी का। उसमें कुछ बाहर के इन्वेस्टर भी कर रहे हैं सरमायाकारी, लेकिन ज़्यादातर अंदर से कर रहे हैं। अब लोगों को अंदर से शऊर आ रहा है कि अंदर से कई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसमें जो बात मैं आज करना चाह रहा हूँ कि वो आप भी कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इवन कि आप एक 50 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हैं। आप अगर एक अच्छी कंपनी का 50 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो वो आगे चल के आपको उस पर मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और वो बढ़ता बढ़ता अगर आज खरीदेंगे तो साल बाद उसकी बहुत अच्छी प्राइस लगेगी। फिर उसके बाद अगर आप किसी अच्छी कंपनी का खरीदेंगे तो उसमें वो कंपनी उस पर होने वाला अलग से एक मुनाफा भी देगी। और इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, रिवायती इन्वेस्टमेंट का भी है और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आपके ये आप समझते हैं कि आप थोड़ी सी कंसिड्रेशन है कि नहीं भाई मैंने तो गैर इस्लामी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और मैंने जो है वो सूद से पाक इन्वेस्टमेंट करनी है और शरई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसमें वो भी कंपनीज ऑफर करती हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और मुख्तलिफ कंपनीज हैं वहाँ पे, आप स्टॉक एक्सचेंज का ये इस पर हम अलग से भी कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम कर लें कि स्टॉक मार्केट में आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे उसको कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारे ब्रोकर हाउस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, हर शहर में हैं, वहाँ उनसे रब्ता करके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे एक स्टॉक अकाउंट चला सकते हैं। और यूट्यूब के अलावा आप टिप ले सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, बहुत सारे ब्रोकर हाउसेज हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनी हुई हैं, टीवी पे भी एड्स आ रहे हैं। तो इसमें आप भी इन्वेस्टमेंट करके हर इंडिविजुअल, इवन कि एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी इन्वेस्ट करके इससे मुनाफा कमा सकता है। और फिर जब वो इसमें आगे बढ़ेगा तो वो इसमें नुकसान से बच भी सकते हैं। मतलब ये फ़ायदे नुकसान पे मुनसर होता है। लोग इसमें पैसा डबोते भी हैं, ये नहीं कि सारे ऐसे कमाते हैं, डबोते भी हैं, लेकिन वो डबोते हैं जो बर वक्त एक्शन नहीं लेते या लालच में अपने पैसे ऐसी जगहों पे रखे रखते हैं जिनका स्टॉक धड़म से नीचे गिरता है। तो आप इस पे अलर्ट रह के इस पे जो ऑनलाइन उस पर काम करके अपने पैसों को मुनासिब इस्तेमाल करके इससे आप भी पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बारे में सोचें, क्योंकि इससे आपको भी मुनाफा होगा, आपकी भी बेहतरी होगी और पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी। इसी अच्छी खबर और अच्छे नोट के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव इस तरह की खबरों और तबसरों के लिए। और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।